जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान मास्क पहनकर अल्केमिस्ट कंपटीशन के अंदर मौजूद था, जहां पर गुहे उससे बात कर रहे थे और जियान ने उसको अपनी हेवनली फ्लेम्स को दिखाने से मना कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी गुहे जियान से नाराज नहीं होता, बल्कि उसे ये अच्छा लगता है कि इतना बड़ा अल्केमिस्ट जिसके पास हेवनली फ्लेम्स भी हैं, वो शो ऑफ में बिलीव नहीं करता। अब फिर वहाँ आओताओ भी आता है, जो जियान को अपने शहर की तरफ से इस कंपटीशन में भाग लेने की बात सबको बताता है। अब फिर उनका कंपटीशन शुरू होता है, जिसमें सभी लोगों को अब इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं और सभी को एक कमरे में जाने को बोला जाता है। वहाँ एक टाइमर सेट कर दिया जाता है और सभी पार्टिसिपेंट्स को टाइम खत्म होने से पहले बाहर निकलकर अपने टास्क को पूरा करना था। उनको एक मेडिसिन को रिफाइन करना था और जो जितना अच्छे से रिफाइन कर पाएगा उसको नेक्स्ट राउंड में भेज दिया जाएगा। यानी इस राउंड के अंदर से टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स चुने जाएंगे। अब जियान और बाकी सब अपने अपने रूम में जाकर मेडिसिन को रिफाइन करने लगते हैं, लेकिन तभी जियान के ऊपर फायर पॉइजन का असर होने लगता है और वो फिर से वहाँ बेहोश होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें आइस एम्परर को दिखाते हैं, जो शहर के बाहर में घूम रहे थे, लेकिन तभी वो किसी बात के होने की आशंका प्रकट करते हैं। यानी उन्हें पता चल जाता है कि अब कुछ समय बाद कुछ तो अलग होने वाला है। वहीं जियान अगर चाहता तो ग्रीन लोटस फ्लेम से इस पॉइजन को दूर कर सकता था, लेकिन अगर वो ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज यहाँ पर करता तो गुहे जियान को पहचान जाता कि ये वही लड़का है जो टेगोर डेजर्ट के अंदर था। अब सभी पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी मेडिसिन को रिफाइन करके बाहर आते जा रहे थे और जियान बहुत टाइम हो जाने के बाद भी बाहर नहीं आया था। आओताओ को टेंशन हो जाती है कि अब तक जियान बाहर कैसे नहीं आया। उसे अपनी हार का डर सताने लगता है और अब वहाँ टाइम खत्म ही होने वाला था। वहीं अंदर जियान, जो पॉइजन के कारण फ्रीज हो गया था, वो निकलने की बहुत कोशिश करता है और अब इस बार फाइनली कोशिश के बाद वो फिर होश में आता है। अब उसके लिए टाइम बहुत कम बचा था, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, लेकिन वो फिर भी हिम्मत ना हारते हुए अपनी बॉडी का पूरा पोटेंशियल यूज करके और पर्पल फ्लेम का सहारा लेकर जल्दी जल्दी मेडिसिन को रिफाइन करने लगता है। अब टाइम खत्म होने में 1 सेकंड बचा था और आओतो अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुका था और अब प्रेसिडेंट फामा भी टाइमर को स्टॉप करने वाले थे, लेकिन तभी एंड मौके पर जियान के रूम का दरवाजा खुलता है और जियान बाहर आ जाता है। अब आओतो को चैन की सांस मिलती है और अब सब पार्टिसिपेंट्स को एक लाइन में खड़ा किया जाता है। अब एक मशीन उन्हें दिखाई जाती है, जिसके अंदर उन्हें अपनी दवाई को रखना होगा और वो मशीन उनकी दवाई कितनी ज्यादा रिफाइन हो पाई है वो मेजर करेगी। अब सब पार्टिसिपेंट्स अपनी अपनी दवाई उस मशीन में रखते हैं और उस मशीन के अंदर उनके स्कोर भी आ जाते हैं। राजकुमारी यानियर को 5 पॉइंट्स मिलते हैं, मिस्टर लियो को 7 पॉइंट्स मिलते हैं और जब जियान अपनी पिल चेक करने जाता है तो उसको 9 पॉइंट्स मिलते हैं। अब सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं, क्योंकि जियान सिर्फ रैंक 2 का एल्केमिस्ट है और उसने रैंक 3 और रैंक 4 के एल्केमिस्ट को भी मात दे दी है। मिस्टर लियो को जियान की इस एबिलिटी को देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन राजकुमारी यानियर जियान को थोड़ा बहुत अब पसंद करने लगी है। अब इन जीते हुए 10 पार्टिसिपेंट्स का मैच कल दूसरे शहरों के पार्टिसिपेंट्स के साथ होने वाला है, इसीलिए वो अब सबको अपने अपने घर भेजने लगते हैं। जियान अब वापस जाने लगता है, लेकिन रास्ते में जियान से गुहे मिलने आते हैं और वो उसकी तारीफ करते हैं और उसे कल के मैच के लिए ऑल द बेस्ट बोलते हैं। असल में वो कल का मैच नहीं देख सकते थे, क्योंकि उन्हें यूनलैंड सेक्ट के अंदर जाना था। अब वहाँ प्रेसिडेंट फामा भी आते हैं, जो जियान की तारीफ करते कहते हैं कि तुम्हारे टीचर बड़े महान होंगे जिन्होंने तुम्हें ये ज्ञान दिया। अगर अब तुम चाहो तो अपने टीचर के साथ इस अल्केमिस्ट एसोसिएशन में रहकर बहुत कुछ सीख सकते हो, लेकिन जियान उनके इस ऑफर को ठुकरा देता है, क्योंकि अभी उसे और भी कई सारे काम थे। अब जियान सीधे अपने रूम में जाकर अपनी बॉडी को देखता है, जहाँ पॉइजन का बहुत बुरा असर हो रखा था। वो सबसे पहले अब ग्रीन लोटस फ्लेम का यूज करके उस पॉइजन को शांत करता है। अब वहाँ तभी आइस एम्परर भी आते हैं, जो जियान से आज के मैच के बारे में बात करते हैं, लेकिन आइस एम्परर के फेस से ये पता चलता है कि वो किसी कारणवश टेंशन में है। अब जियान और आइस एम्परर एक साथ बाहर जाते हैं, क्योंकि जियान को नयन रैन के ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने जाना था। वहाँ रास्ते में जियान ये नोटिस करता है कि उनके आसपास कोई दोहंग लेवल का आदमी है जो उनका पीछा कर रहा है। जियान आइस एम्परर से पूछता है कि क्या ये वही पिछले वाला दोहंग है, जिस पर आइस एम्परर कहते हैं कि ये कोई और है और ये तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि मेरे पीछे है। अब जियान कुछ समझ नहीं पाता, लेकिन आइस एम्परर ज्यादा चिंता न करने की कहकर उसे ग्रैंडपा के पास जाने को बोलते हैं। अब जियान ग्रैंडपा के पास जाने लगता है, जहाँ यून सेक्ट के अंदर पहुंचने पर उसे नयन रैन दिखती है। वहीं आइस एम्परर के पास वो दोहंग लेवल का वॉरियर जो उसका पीछा कर रहा था, अब वो उसके सामने आ जाता है और आइस एम्परर उससे बचकर दूर भागने लगता है। वहीं यूलैंड सेक्ट में नयन रैन उसे दावत में बुलाती है। ग्रैंडपा ठीक होने लगे थे, इसलिए यूलैंड सेक्ट में आज बहुत बड़ी दावत रखी थी और नयन रैन अब जियान को भी इनवाइट करना चाह रही थी, लेकिन जियान उसे साफ मना कर देता है। वो कहता है कि जब दावत खत्म हो जाएगी तब वो ग्रैंडपा का इलाज करने आ जाएगा
था, लेकिन तभी वहाँ अब याफी भी आती है। याफी दावत को अटेंड करने आई थी और अब वो जियान को देखकर उसके पास आकर दावत के लिए मनाने लगती है। जियान नहीं आना चाहता था, लेकिन याफी उसकी बहुत अच्छी दोस्त थी जिसका अब वो और ज्यादा अपोज नहीं कर पाता और दावत के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो घोड़े पर सवार होकर भागे भागे युननैन सेक्ट की तरफ आ रहा था। वहीं दावत के अंदर ग्रैंडपा आकर अपनी अच्छी सेहत के बारे में सबको खुशखबरी देते हैं। उस दावत में छोटे बड़े सभी लोग मौजूद थे और वहाँ पर मिल्टर ऑक्शन हाउस के चेयरमैन टेंग शैन भी थे। वो जियान से बात करते हैं और उसको कहते हैं कि अगर तुम्हें कभी भी कोई हेल्प चाहिए तो याफी से बात कर लेना। वहीं नयन रैन के ग्रैंडपा टेंग शैन को जब जियान से बात करता देखते हैं तो उन्हें ये पसंद नहीं आता। असल में ग्रैंडपा नहीं चाहते थे कि जियान जैसा ताकतवर आदमी मिल्टर फैमिली का दोस्त बने। वो फिर नयन रैन को बताते हैं कि ये सब याफी की वजह से हो रहा है। जियान की याफी से अच्छी बॉन्डिंग बन गई है जिस वजह से अब मिल्टर ऑक्शन हाउस को जियान जैसा पावरफुल दोस्त मिल रहा है। लेकिन तभी ग्रैंडपा नयन रैन को देखते हैं और ये सोचते हैं कि अगर जियान की शादी नयन रैन से हो जाए तो नयन रैन समझ जाती है कि ये क्या सोच रहे हैं, जिस पर वो उन पर गुस्सा होती है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि ग्रैंडपा तो सिर्फ उसको चिढ़ाने के लिए मजाक कर रहे थे। वहीं अब सभी बड़े लोग इन बच्चों को दावत में छोड़ वापस अपने रूम में चले जाते हैं। अब वहाँ दावत होने लगती है और जियान और याफी एक साथ बैठे होते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही आदमी जो घोड़े पर सवार होकर आ रहा था वहाँ पहुँच जाता है और वो वहाँ आते ही जियान पर हमला करने लगता है। असल में उस आदमी का नाम मुजहन है और वो 3 साल पहले अपनी ट्रेनिंग करने के लिए दूर चला गया था। 3 साल पहले वो याफी को पसंद करता था और उसने ये ऐलान किया था कि अगर कोई भी लड़का याफी के पास आने की कोशिश करेगा तो वो मारा जाएगा। अब मास्टर लियू ने अपनी एक इविल प्लानिंग की थी जिसके अंदर उसने ये झूठी खबर की कि जियान और याफी का चक्कर चल रहा है। ये बात मुजहन तक पहुंचा दी थी, जिस वजह से अब मुजहन गुस्सा हो सीधे जियान पर अटैक करता है। जियान उसके अटैक से बचता है और अब दोनों में आइकॉनिक लेवल की फाइट होने लगती है। वहाँ बैठी राजकुमारी यानियर और मिस्टर लियू बहुत मजे लेते हैं इस सिचुएशन का, क्योंकि ये लग रहा था कि जियान अब मारा जाएगा। उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जियान को लड़ना भी आता है। अब मुजहन जियान को नहीं हरा पा रहा था, जिस पर वो बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपने अंदर की सारी एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ नयन रैन भी आ पहुँचती है और मुजहन को वो रोकने की कोशिश करती है। मुजहन नहीं रुकता और वो जियान पर अटैक करने लगता है। लेकिन तभी नयन रैन अपनी पावर्स का यूज करके लड़ाई के बीच में कूद जाती है और मुजहन को फोर्सफुली रोक देती है। अब मुजहन जियान से कहता है कि नयन रैन के खातिर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर तुम याफी के करीब भी आए तो मार दिए जाओगे। लेकिन इस पर जियान उसकी बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम मुझसे कभी भी लड़ सकते हो। अब मुजहन गुस्से में आकर उसकी तरफ फिर से जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ ग्रैंडपा भी आ पहुँचते हैं। ग्रैंडपा के सामने मुजहन भीगी बिल्ली बन जाता है, क्योंकि असल में मुजहन मू फैमिली से ताल्लुक रखता है और अगर मू फैमिली ने युनलैन सेक्ट के खिलाफ जाने की कोशिश की तो मू फैमिली को बर्बाद कर दिया जाएगा। और मुजहन ना चाहते हुए भी जियान के सामने झुक जाता है। अब फिर ग्रैंडपा और टेंग शैन दोनों जियान के पास आकर उसकी मार्शल आर्ट्स की तारीफ करते हैं और टेंग शैन उसे ये भी कहता है कि तुम ऑक्शन हाउस में आकर ऐसे मेडिसिन ले जाना जिससे तुम्हारी कल्टिवेटिंग स्पीड और बढ़े। एक्चुअली ग्रैंडपा और टेंग शैन दोनों अपनी अपनी तरफ से जियान को अपना दोस्त बनाना चाह रहे थे। वहीं आइस एम्परर जिसके पीछे एक डॉहोंग का वॉरियर पड़ा हुआ था, अब हमें उसको दिखाते हैं। वो आदमी कौन है वो हमें आगे पता चलेगा। हालांकि आइस एम्परर बहुत ताकतवर है, लेकिन वो डॉहोंग वॉरियर भी कम शक्तिशाली नहीं है। वो डॉहोंग वॉरियर आइस एम्परर को लंबे समय तक चेस करता है और फिर दोनों एक दूसरे पर अटैक भी करते हैं। उन दोनों की फाइट बहुत बड़े लेवल पर हो रही थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो रखे थे। वहीं जियान जो याफी से बात कर रहा था, जिसमें याफी उससे माफी मांगती है क्योंकि याफी की वजह से मुजहन वाली प्रॉब्लम जियान को सहन करनी पड़ी। लेकिन जियान कहता है कि उसमें याफी की कोई गलती नहीं है और अब तो उसको इन सब चीजों की आदत हो गई है। वहीं अब जियान दावत खत्म होने के बाद ग्रैंडपा का ट्रीटमेंट करने जाते हैं और अब इस ट्रीटमेंट के बाद ग्रैंडपा पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ याफी से मिलने टेंग शैन आते हैं, जो समझ जाते हैं कि याफी जियान को पसंद करने लगी है। वो याफी से इस बारे में पूछते हैं, लेकिन याफी उसे अपना एक अच्छा दोस्त बताती है। अब क्योंकि ग्रैंडपा पूरी तरह से ठीक हो गए थे, इसलिए वादे के अकॉर्डिंग जियान को सोल रेस्टोर करने वाली दवाई दी जाती है। अब ग्रैंडपा जियान से बात करते हैं और क्योंकि जियान ने उनकी जान बचाई थी तो वो अपने परिवार का एक सीक्रेट उसे अब बताने लगते हैं। असल में ग्रैंडपा अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे और उन्होंने पार्टी रख दी थी। इसका कारण ये था कि आसपास के जो क्लैन और मशीनरीज हैं, उनकी नजर युनलैन सेक्ट पर आ गई थी और वो ग्रैंडपा को मरने की हालत में देखकर बहुत खुश हो रहे थे, क्योंकि अगर ग्रैंडपा उनके रास्ते से हट जाते हैं तो वो युनलैन सेक्ट की मार्केट को अपने कब्जे में कर सकेंगे। इसीलिए आज युनलैन सेक्ट ने बहुत जोरों शोरों वाली दावत की थी ताकि सबको ये पता लग सके कि ग्रैंडपा फिर से सही है और अब कोई युनलैन सेक्ट की मार्केट हथियाने की ना सोचे। अब वो अपने सीक्रेट्स बताकर जियान से कहते हैं कि हम दोनों को अब दोस्त बन जाना चाहिए, लेकिन जियान उनसे ये कहता है कि
मैं सिर्फ एक एल्केमिस्ट हूँ और आपके जितने बड़े आदमी की दोस्ती मेरे लिए थोड़ी बड़ी बात हो जाएगी। वो फिर वहाँ से उठकर जाने लगता है और रास्ते में वो याफी को देखता है। याफी को ब्लैक आउट हो जाता है और याफी अब उससे बहकी बहकी बातें करती है और उन बातों का मतलब जियान को समझ नहीं आता। असल में याफी जियान के प्यार में बहक गई थी, लेकिन अभी उसके पास इस सब का टाइम नहीं है, क्योंकि सबसे पहले उसे मुजहन से पीछा छुड़ाना है। वो अपने आप को नयन रैन से भी कंपेयर करती है और सोचती है कि मेरे पास नयन रैन जितनी कल्टिवेटिंग स्पीड तो नहीं, लेकिन मैं मिल्टर ऑक्शन हाउस में टॉप की पोजीशन पर पहुंचकर अपने आप को साबित जरूर कर सकती हूँ। वहीं अब जियान जो बाहर जा रहा होता है, वो आसमान में आइस एम्परर और दो होंग वॉरियर को लड़ते हुए देखते हैं। उनकी लड़ाई इतनी भीषण चल रही थी कि पूरे यूनलैंड सेक्ट को वो आसमान में नजर आने लगते हैं। अब यूनलैंड सेक्ट के छोटे बड़े सभी लोग उनकी लड़ाई के पीछे जाने लगते हैं। जियान भी आइस एम्परर के पास जा रहा होता है, लेकिन तभी उस पर अब फिर से मुजैन अटैक करने लगता है। जियान के पास अब मुजैन के साथ खेलने का टाइम नहीं था, इसलिए वो पर्पल विंग्स का यूज करते हुए उड़कर सीधे उनके पास जाने लगता है। नयन रैन के साथ साथ बाकी सब भी उसके पर्पल विंग्स को देखकर शॉक होते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि इस लड़के के पास भी ऐसी बहुत सी खूबियां हैं जो इसने हमें बताई नहीं है। अब जियान, तेंगशान और ग्रैंडपा उड़कर आगे निकल जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये दोनों वॉरियर्स जो लड़ रहे हैं वो दोनों दोहोंग लेवल के हैं। आइस एम्परर और उस वॉरियर की फाइट अब भी चल रही थी और आसमान के अंदर दोनों अपनी अपनी एबिलिटीज का यूज करते हुए एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे। अब तेंगशान को पता चल जाता है कि इनमें से एक आइस एम्परर है। असल में सब लोगों को ये लगता था कि आइस एम्परर मारे जा चुके हैं, लेकिन अब तेंगशान ग्रैंडपा को बताते हैं कि आइस एम्परर बहुत टाइम से छुपे हुए थे। तेंगशान उसे ये भी बताते हैं कि इस लड़के ने ही आइस एम्परर को ढूंढकर आजाद करवाया था और मिल्टर ऑक्शन हाउस की काफी मदद की थी। और अब उन्हें ये भी पता चल जाता है कि जो वॉरियर इनसे लड़ रहा है उसका नाम जिया जिंगशियान है। अब वहाँ वो ऊपर लड़ ही रहे होते हैं कि जिया जिंगशियान अब अपनी एनर्जी से फायर बॉल बनाता है और उस पर छोड़ने ही वाला होता है कि तभी आइस एम्परर अपने हथियार डाल देते हैं और कहते हैं कि चलो अब खेल को बंद करते हैं। अभी मेरे पास मेरी फुल स्ट्रेंथ नहीं है और जब फुल स्ट्रेंथ आ जाएगी तब हम इस खेल को फिर से शुरू करेंगे। अब जिंगशियान हंसता है और उसके पास आकर उसे गले लगाने लगता है और यहाँ से हमें पता चलता है कि वो दोनों पुराने दोस्त हैं और अभी वो बस एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। दोनों को एक दूसरे से मिले लंबा समय हो गया था, जिस वजह से दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हो रहे थे और अब इसी तरह से ये एपिसोड खत्म हो जाता है।